आगे कहाँ बढ़ाना है, ये हमारी कमी है, इसको हमें पूरा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बड़े खुश होते हैं कि बच्चे लेकर, इसके बाद क्या, यहाँ से आगे करना क्या? सबके दिमाग में 2 ही 3 चीजें हैं। जैसे दाइमा में तेरा एग्जाम्पल लेके बता दूं, बुरा तो नहीं लगे? तो इसका एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ। तो मैंने पूछा करेगी क्या, तो बोले मैं मेडिसिन करूंगी, डॉक्टर बनूंगी, नीट दूंगी। मैंने कहा 1% अगर तेरा नीट में नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? तो कहा कि मैं नर्सिंग करूंगी। ठीक है साहब, तो मैंने कहा सबको इंजेक्शन लगाती फिरेगी? तो कह रही नहीं, नर्सिंग भी बहुत बड़ा काम होता है, आपको लगता है कि छोटा काम है, लेकिन है बहुत बड़ा काम। और कह रही है कि मैं नर्सिंग भी करूंगी, वो भी एएमसी में जाके करूंगी, फौज में करूंगी। तो मैंने कहा जब फौज में ही करेगी तो एनडीए का एग्जाम दे करके एसएसबी क्लियर के अफसर बन जाना, हम भी तेरे को सलूट होंगे। रास्ता पता है जाना कहाँ है, लेकिन कौन सा रास्ता लेना है ये नहीं पता। तो जो भी एक्स सर्विसमैन है, मेरे आपसे निवेदन है कि बच्चों को बताएं। कुलदीप जी के पास कागज थे, कागज खोल करके फट से बता दिया, देख बेटा ये वाला कागज है, ये वाली नौकरी है, तूने छोड़ दी। उनके पास था, उन्होंने बता दिया, हमारे पास नहीं है, हम बता नहीं पाते। और हम इस कागज को ढूंढने की चेष्टा भी नहीं करते, ये हमारी गलती है सर, हमारी भी गलती है, हम बता नहीं पा रहे। तो एक तो बात ये। दूसरी बात, लड़कियां लेके जा रही थी 80% को, 20% लड़के दिखे मुझे। लड़कों, जो तुम्हारे भविष्य का द्योतक है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी वेल एंड गेट दोस नंबर्स इन, वो कहते हैं ना कि बाद में ब्याह करने के लिए भी छोरी नहीं मिलेगी, वो कदम से तो करेगी नहीं। अजीब लगेगी बात, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको एक लेवल पे ऊपर आकर के काम करना पड़ेगा। अब यहां से आप क्या करोगे? अभी तो आपकी 12वीं खत्म हुई है, दुनिया तो अब चालू हुई है, संघर्ष तो अब चालू होगा। आप रिटन एग्जामिनेशन दोगे, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन दोगे। मैं खंडार में था करीब 20 दिन पहले, वहां भी ऐसे प्रतिभा सम्मान समारोह में बैठा था। तो जो बात मैंने वहां कही, मैं यहाँ कह के जा रहा हूँ। आप किसी भी करियर को प्लान करने का प्रयास करेंगे, सपोज आप आरएएस ही बनना चाहते हैं तो बनिए आरएएस, लेकिन 1% अगर नहीं बन पाए तो प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, प्लान डी क्या है? अगर मुझे यहाँ से जयपुर जाना है और 8 बजे की बस अगर छूट जाती है, तो क्या मुझे पता है कि 9:30 बजे भी एक बस आएगी? और क्या मैं उसमें बैठने की क्षमता रखता हूँ? अगर मैं एक ही बस की तैयारी करके जाऊंगा और दूसरी बस में बैठने का जिक्र नहीं रखूंगा, तो मैं तो एक अगर बस छूट गई तो मैं तो आगे जा ही नहीं पाऊंगा। इसलिए प्लान भी बहुत बहुत जरूरी है। सबके पास स्मार्टफोन है जेब पे, घर में तो होंगे, है कि नहीं? बताओ, जिस चीज के पास स्मार्टफोन है बताओ, घर में है? नहीं है? घर वाले देते नहीं? अब अपने घर वालों से स्मार्टफोन लेना। मैं कह रहा हूं 12वीं खत्म हो गई, इनको स्मार्टफोन देना, और ये ध्यान रखना कि ये YouTube पे जाकर के पढ़ाई, जो कोचिंग सारी दुनिया 20-20 लाख 25-25 हजार रुपए लेकर के देती है ना, वो सारी की सारी कोचिंग YouTube पे फ्री होती है। जो फ्री में उसको खपो, उसको इस्तेमाल करो, ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। प्लान भी बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज एक, जिसने इसको साइंस ली है, तो साइंस लेने के बाद सबके सब केवल ये सोचते हैं कि मेरे को नीट करनी है। क्यों? बायोकेमिस्ट भी तो बन सकते हो, मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर भी तो बन सकते हो, आप रिसर्च भी तो कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। उसके लिए आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। ये बात मैं केवल बच्चों से कर रहा हूँ, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तुमको पता है मेरा बैकग्राउंड क्या है? मैं किसी का एग्जाम्पल लेकर नहीं बोलूंगा, मैं अपना एग्जाम्पल बताऊंगा। मैंने बायो साइंसेज में तो अपनी 12वीं करी, गिरते पड़ते लुढ़कते। उसके बाद मैंने MBA किया मार्केटिंग फाइनेंस में। उससे पहले मैंने MSc ज्योग्राफी करी राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो कि लोग कहते हैं कि MSc ज्योग्राफी राजस्थान कॉलेज में गुजरों का ही डिपार्टमेंट है, सारे गुजर ही करते हैं, कोई कुछ नहीं।
ये सच्चाई है। उस टाइम आर डी गुजर साहब प्रोफेसर हुआ करते थे। मैंने जो चीज पढ़ी उसमें मैंने अपनी नौकरी नहीं करी। ये बात समझ लो। बहुत खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जो जिस चीज की पढ़ाई करते हैं उसी में अपना क्यों फ्यूचर बना पाते हैं। नहीं तो ज्यादातर बात पढ़ता कुछ है और करता कुछ है। मैंने एमबीए किया, एमबीए करने के बाद मैंने तेल बेचा, मोटरसाइकिल बेची, मोबाइल फोन बेचे, भारत में बेचे, भारत के बाहर बेचे, सारी दुनिया में बेचता फिरता रहा और आकर के अब आपके सामने। कहने का मतलब क्या है? What you study may not be the end of what you do. दूसरी चीज, आप सबको एक हिदायत है मेरी तरफ से। घर में मैगजीन आती है, अखबार आता है किसी के? किस किस के अखबार आता है? हाथ खड़े करें। तुम्हारे घर में अखबार आता है? अच्छा ये बताओ किस किस के घर में अखबार नहीं आता? हाथ खड़े करें। सही में, सच में बताओ, नहीं आता। अच्छा आप सबके घर में अखबार आता है? आप सब जो पीछे बैठे हैं, बंद हो गए अखबार? अच्छा एक बीड़ी का बंडल कितने का आता है? 25 रुपए का बीड़ी का बंडल। एक बंडल दिन में पिए तो महीने के कितने होगा भैया? 750। 750, 300 रुपए में पूरे महीने का अखबार का खर्चा आ जाता है। भाई साहब मेरा 4 अखबार आते हैं मेरे पास। 300 रुपए में 4 अखबार आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका, चारों आते हैं डाइनिंग टेबल पे रोज सुबह, उसी से दिन शुरू होता है। अगर हम बच्चों को आज अखबार नहीं देंगे, पढ़ने की इनकी जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे, तो जब 2 साल बाद ये जीके का एग्जाम देंगे तो आज का जो करंट अफेयर है वो आगे जाकर के जनरल नॉलेज का प्रश्न बनेगा। पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा कैसे? ये आप सोचिए। और 350 रुपए के जो अखबार आते हैं, महीने में जब रद्दी बेचता हूँ महाराज तो 100 रुपए के बिक जाते हैं, तो कम 200-250 रुपए के ही पड़ते हैं। कम से कम ये तो कर लो। अच्छा एक बात बताओ, जब आपके माता पिता शहर से वापस आते हैं तो तुम्हारे लिए कोई किताब लेकर आते हैं? आते हैं कोई बुक, कोई मैगजीन पढ़ते हो आप लोग? सच बताओ, दिल से बताओ, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? घर में रोज शाम को सब्जी तो आती होगी ना दुकान से, तो दुकान से जब सब्जी आती है तो 10 रुपए छुट्टे नहीं होते। वो कह देता है ना कल दे देना साहब। तुम 10 रुपए तो दुकानदार को छोड़ के आ सकते हो, और अगर 10 बार सब्जी खरीदते हो महीने में 100 रुपए होते हैं। 100 रुपए की कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू लेकर के अपने बच्चों का आगे भविष्य तो बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते? आपके माँ बाप आपको नहीं लाके देंगे क्योंकि उनको पता नहीं है, उनकी गलती नहीं है, लेकिन गलती हमारी, हमने मांगी नहीं। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि ये चीज करिए प्लीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और दायमा ने और बाकी 2 लड़कियों ने अंग्रेजी में जो भाषण दिया, आज मुझे लगा कि समाज उस जगह पहुंचने वाला है जहां खन्ना साहब उसको पहुंचाना चाह रहे हैं। फिर आई बात, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने इतनी अच्छी अंग्रेजी कहां से? उसने बोला मैं फरीदाबाद रहती हूँ। फिर जब बात मैं और कुलदीप जी उससे बात कर रहे थे तो क्या चीज निकल गया? सोचने वाली बात है। ये मैंने नहीं बोला, आपकी बिटिया जो बीच में बैठी है उसने कहा कि सारा मामला एनवायरनमेंट का ऐसा है, जैसा आप माहौल दोगे बच्चे वैसे ही आगे बढ़ेंगे। अगर हम रोज शाम को हुक्का लेकर के, बुरा मत मानना मैं कह रहा हूं, दिल की बात है, छूटता नहीं, मैं कह देता हूं। अगर रोज शाम को हम हुक्का लेकर के इसकी उसकी खींचतान करेंगे तो हमारे बच्चे भी थोड़े से बड़े होकर के इसकी उसकी खींचतान करेंगे। और अगर हम बैठ करके कभी अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रख करके ये बात करें कि बेटा बता देखो क्या चाहिए, क्योंकि ये सारे बच्चे जो है ना ये अब उस उम्र में आ गए हैं कि तुम्हारी जूती और इनका पैर बराबर होने वाला है। इनको हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना है, और बढ़ाएंगे हम तभी जब इनको अपने किरदार का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझ के चलेंगे। अब ये बच्चे नहीं रहे साहब,
तब हमको गाइडेंस करके इनको वहां बिठाना है, क्योंकि एक बात आप समझिए, अगर हमारे बच्चे ढंग से सेटल अभी नहीं हुए तो अपन तो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। 20 साल बाद भी ये बच्चे आप ही के घर में होंगे, जो लड़का होगा उसकी बहू भी होगी और बहू के साथ 4 टाबर भी होंगे, और आप खेती करके अपना भी पेट पाल रहे होंगे और इनका भी पेट पाल रहे होंगे। अगर आपको अपना बुढ़ापा ठीक करना है तो अपने बच्चों को वो लाइन लगा के दो कि आगे बढ़ के आपके बुढ़ापे का सहारा बन पाए, ना कि आपके ऊपर सहारा और आपको सहारा बना करके रखें। भविष्य अपना देखोगे, उससे डरोगे तो आपके बच्चों का भविष्य अपने आप सुदृढ़ हो जाएगा। दिल से बात कर रहा हूं, जो मैं इतने सालों से गांव ढाणियों में जाकर के देखता हूं, मैं आपको कह रहा हूं। और पिछले कुछ दिनों में मटूल जी कह रहे थे, मैं एग्जाम्पल जरूर दूंगा उस बात का, कि सोशल मीडिया पे और बुजुर्गों को और जो जवान लड़के उनको भी मैं कह रहा हूं, भाषा विचार में संयम रखें। सोशल मीडिया डिजिटल फुटप्रिंट जिंदगी में कभी भी डिलीट नहीं होगी। जो बात आपने कह दी वो हटेगी नहीं। मैं टेलीकॉम का आदमी हूं, 26 साल मैंने टेलीकॉम में नौकरियां करी हैं। जो फेसबुक वगैरह आप चला रहे हो, मेरी से आदि में मेरा बहुत बड़ा योगदान है इन सब चीजों को चलाने के लिए। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, गांठ बांध लेना। जिस तरह से सरकारी नौकरी में पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसी तरह से पिछले 6-7 सालों से प्राइवेट नौकरियां और अब तो सरकारी नौकरी में भी सोशल मीडिया वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका फेसबुक हैंडल क्या है, आपका ट्विटर हैंडल क्या है और आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है। वो आपको लिख के देना पड़ता है। एआई के अंदर आपका ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल डालते हैं और आधी मिनट के अंदर में आपका पूरा बही खाता सामने आ जाता है। और ऐसे नहीं आता कि आपने क्या लिखा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये आ जाता है कि महिलाओं के बारे में इस बंदे का विचार क्या है, पुरुषों के बारे में इसका विचार क्या है, भारत के लिए इसका विचार क्या है, गुंडों के लिए इसका विचार क्या है। सारा बही खाता सामने आ जाता है। और इंटरव्यू देने से पहले अगर आपने कुछ गलत किया हो तो इंटरव्यू देने से पहले आप रिजेक्ट हो जाते हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको चेता रहा हूं। और जो लड़के अपने आप और लड़के लड़कियां, खास करके लड़के जो बड़ा हीरो बन रहे हैं कि एक बंदूक लगा करके फोटो खिंचा रहे और मैं बड़ा डॉन बन रहा हूं, तुम्हारी तो लुटिया गई, क्योंकि आपका रिकॉर्ड हो गया। फिर माँ बाप मेरे पास आएंगे रात को 2 बजे और कहेंगे कि साहब वो केस हो गया, मेरे बच्चे को बचाओ, तो हम भी नहीं बचा पाएंगे साहब, क्योंकि वो एविडेंस है, हम नहीं बचा पाएंगे। इसलिए आप ये ध्यान रखो कि आपके बच्चे कर क्या रहे हैं। एक और चीज मैं चेता रहा हूं, क्योंकि अपन यहाँ पे बैठे पूरे क्षेत्र में तो हमारी पौध है साहब, इसको बचा के संजो के रखो। ड्रग्स से बचा के रखना, नशे से बचा के रखना। हर तीसरे घर में एमडी की गोलियां बिक रही हैं। नहीं बिक रही क्या? बिक रही है साहब, नहीं बिक रही? नहीं, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन सच्चाई है। स्मैक ले रहे लोग, अगर वो नहीं ले रहे तो पौवा ले रहे। आपके भविष्य का खड्डा है ये। उस दिन चेतने से मतलब नहीं है जब हाथ या पैर में गैंग्रीन लग जाए और हाथ काटना पड़े। आज चेत जाओ, ध्यान रखो इस बात का। आई एम वेरी हैप्पी, ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी। आप लोगों ने जिस तरह से पढ़ाई करी है, कभी भी किसी भी बच्चे को ऐसा लगे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे करियर में मुझे क्या करना है, तो बेझिझक मुझे फोन कर लेना। मेरे को जितना पता होगा मैं बता दूंगा। नहीं तो कुलदीप जी यहीं बैठे हैं, मटूल जी यहीं बैठे हैं, इन सबको पकड़ के हिला हिला करके पूछो कि मुझे करना क्या है। झिझकना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो हम कर क्या रहे? खाक कर रहे, कोई मतलब ही नहीं। तो वी आर देयर विद यू ऑल द टाइम 24/7।
आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। आप आगे बढ़ो, तरक्की करो, केवल सरकारी नौकरी में मत जाना। एक आखिरी बात, केवल सरकारी नौकरियों के पीछे मत दौड़ना, क्योंकि अगर नौकरियां 50 हैं और अप्लाई करने वाले 10,000 हैं, तो 9,950 लोगों को दूसरा ऑप्शन भी ढूंढना पड़ेगा, जिसको मैंने शुरू में कहा प्लान दी। प्राइवेट नौकरियां हैं, बिजनेसेस हैं, कुछ भी सोचो करो, स्टार्टअप करो, सरकारें बहुत पैसा देती हैं, हाथ पकड़ के देती हैं, दिमाग लगाओ, इस्तेमाल करो, उपयोग करो। और जो भी व्यक्ति दिखे, खास करके जो भी व्यक्ति अपने सरकारी नौकरी में लगा हुआ हो, चाहे एसडीएम दिख रहा हो आपको या कोई भी, उसको पकड़ लो कि साहब 2 मिनट बैठो मेरे साथ, मेरे को बताओ मेरे को करियर में करना क्या है। वो आपको बताएगा, आप उससे मदद लो। वो पढ़ा करके वहां जा चुका है। अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार मत समझना और अपने माँ बाप से लड़ना नहीं, क्योंकि जिस उम्र में आप लोग हो वो उस उम्र से जा चुके हैं, उनको आपसे ज्यादा दुनिया का पता है। सिचुएशन बदल जाती है। और आखिरी बार मैं ये कह के जा रहा हूँ, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। मंदिर कौन कौन जाता है साहब? बच्चों हाथ खड़े करें, सब जाते हैं? अच्छा, सुबह शाम अपने माँ बाप के पैर पकड़ कौन छोड़ता है? अब मुझे बताओ, उस कमरे में या उस मंदिर में घंटी बजा करके आप मन्नत मांगते हो, और जिसने आपको दुनिया में खड़ा किया, जो आपका घर, खर्चा, पढ़ाई, कपड़े सब तैयार करके आपको देता है, आपका सबसे बड़ा भगवान आपकी माँ और आपके पिताजी, अगर उनके सुबह शाम तो मुझे पैर नहीं छू सकते, तो लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम क्या बन ले जाओगे? भगवान भी नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। अच्छा एक बात, इस दुनिया में मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इस दुनिया में सारी दुनिया वाले, चाहे आपके भाई क्यों ना हो, आपसे कुछ ना कुछ लेंगे, लेकिन निस्वार्थ तरीके से आपको जो देगा वो आप दो ही प्राणी है इस दुनिया में, माँ और बाप। को आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, उन्हें ले जा बेटा, बाकी सब आपसे बोलेंगे तो मेरे को दोस्ती दे, मेरे को टाइम दे, मेरे को एक कोल्ड ड्रिंक पिला, मेरे को समय दे, सब लेंगे, देने वाले ये दो ही हैं। और आखिरी चीज, ये मत सोचना कि परमानेंट है। बेटा बैठो, कोई आग नहीं लग रही, जो कह रहा हूं सुन ले, और जो मैं बात कर रहा हूं तो सबसे मार्मिक है, समझ लो। माता पिता परमानेंट नहीं है, सब जाएंगे। तो जिस दिन तुम्हारा मन करेगा ना उनके पैर छूने का, और मन में से कुलबुलाहट निकलेगी कि मेरे को इनका आशीर्वाद चाहिए, और भगवान ना करे अगर वो तुम्हारे पास उस समय नहीं हो, चले गए हो, तो तुम ढूंढते रह जाओगे, मन में विलाप ही करते रह जाओगे, मिलेगा नहीं। तो जो माँ बाप के आशीर्वाद लेने हैं वो अभी लो, रोज लो, सुबह लो, शाम को लो। अजीब लगी बात सुन के, लेकिन ये सत्य है। योर फादर, योर मदर आर योर ओनली बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। जो भी लोग हमारे, जिनके भी गाड़ी सफेद हो गई है, बुजुर्ग बैठे बैठे, वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि ये सब मेरी तरह सब लोग इस चीज से जूझ चुके हैं। लेकिन बताना कोई नहीं है खुले में, मैं खुले में कह के जा रहा हूं। इसलिए रोज सुबह शाम अपने माता पिता के पैर छूओगे? हाँ या ना? नहीं छूओगे? नहीं छूओगे? मंदिर जाओगे? व्रत रखोगे? अच्छा, व्रत रख करके क्या मिलता है? पढ़ाई ज्यादा हो जाती है। अच्छा, सुबह सुबह कड़े कौन देता है? घाटी रावड़ी कौन बना के देता है? मम्मी तो बिल्कुल परमानेंट है। हम अपने पेरेंट्स को, एक बात कह के जा रहा हूं, हम अपने पेरेंट्स को फर्नीचर की तरह समझते हैं। फर्नीचर समझना है? ड्राइंग रूम में बैठते थे, खाट लगी होती है, कुर्सी लगी होती है। वो कुर्सी हमें तभी याद आती है जब हमें बैठने का मन करता है, अन्यथा हमको दिखती नहीं है वो कुर्सी दिन भर में। और जब हमको बैठने का मन करता है और वो कुर्सी उस कमरे से कोई ले गया होता है ना,
फिल्म कुर्सी को हेरते फिरते हैं। माँ बाप को फर्नीचर मत बनाओ, फर्नीचर नहीं है वो कि जब जरूरत पड़े तब ढूंढो ना। जब तुमको जरूरत ना हो तब कभी अपने माँ बाप से कंधे में कंधा मिला करके बगल में बैठ के बात करो। देखो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा शुभचिंतक तुम्हारे बाप के अलावा, तुम्हारी माँ के अलावा हो ही नहीं सकता। देखो तो इतनी बात कहनी थी आप। अगर मेरी बात आपके मन में चुभी हो तो मैं बहुत खुश हूं कि चुभेगी तो दर्द होगा, दर्द होगा तो एहसास होगा, एहसास होगा तो कुछ काम भी करोगे। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे। वेरी हैप्पी टू हैव अ वंडरफुल करियर। डू थिंग्स द वे दे आर सपोज्ड टू बी डन इन अ मैनर which will make your parents proud। और आखिरी में जाते जाते कभी जिंदगी में ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हें माँ बाप को तुम्हें दुनिया को मिलाने से एक बार सोचना पड़े। ये बात में याद रखना। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर।